शाम के मलकजे अंधेरे को रात थपकियां देती हुई आगे ही आगे बढ़ रही थी। सर्दियों का मौसम था और हल्की हल्की हवा चल रही थी। मेरी गाड़ी बहुत स्लो स्पीड से वहशतनाक पगडंडियों से गुजर रही थी। रास्ता तवील से तवील तर होता जा रहा था। मेरे पहलू में मेरी खूबसूरत जवां साल महबूब बीवी बैठी हुई दर्द से करार रही थी। तकलीफ की शिद्दत से उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे, लेकिन उस मनहूस रास्ते में कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं था। मेरी बीवी की प्रेगनेंसी के आखिरी अयाम थे और अब मुझे लग रहा था कि वलादत का वक्त करीब है, क्योंकि मेरी बीवी दर्द की शिद्दत से तकरीबन करा रही थी। कैसी ये बेबसी थी। मैं फितरतन वो इंसान हूँ कि अगर किसी को एक कांटा भी चुभ जाए तो मैं तड़प उठता था, मगर आज मैं खुद अपनी जिंदगी के मुतालिक तकलीफ में कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरी और मेरी बीवी तानिया की शादी लव मैरिज से हुई थी, जिस पर हमारे घर वाले हमसे तकरीबन नाराज ही थे। उन्होंने हमारी जिद के आगे हथियार फेंक कर हमारी शादी करवाई थी। मैं और तानिया समझते थे कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हमारी खाम ख्याली थी। शादी के बाद मेरी अम्मी का तानिया के साथ रवैया रवायती सास से भी बढ़कर बहुत सख्त था। तानिया की हर बात पर मेरी अम्मी नाक फू चढ़ाती रहती थी। सुबह से लेकर शाम तक तानिया कोलों के बैल की तरह काम करती रही, लेकिन मेरे घर वाले तानिया की हर बात हर काम में नुक्स निकालते, उसे बुरा भला कहते और तरह तरह के नफरत और हकारत अमेज अलकाब से नवाजते रहते थे। तानिया हर बात मेरी वजह से बर्दाश्त करती और किसी भी सूरत वो मुझे कोई शिकायत नहीं करती थी और ना ही मुझे मेरी अम्मी के सलूक का कोई ताना देती थी, बल्कि हर बात को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करती और मुझे भी बर्दाश्त करने की तलकीन करती थी। मेरे घर वालों की तरह तानिया की फैमिली भी मुझे अपना पसंदीदा दामाद नहीं समझती थी। जब तानिया को छोड़ने के लिए मैं उसके घर जाता तो तानिया की अम्मी कभी बैठने का मुरव्वतन भी नहीं पूछती थी। अगर उन्हें ये खौफ ना होता कि तानिया खुदकुशी कर लेगी या मेरे साथ भागकर उनकी इज्जत को दागदार कर देगी, तो वो कभी हमारी शादी ना होने देती। न जाने उन्हें मुझ में क्या ऐब दिखता था। जब कभी मैं तानिया के घर रुक जाता तो मेरे सामने वो तानिया से कुरेद कुरेद कर पूछती, तानिया तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे बहुत काम करवाते हैं ना? मैं तो कहती हूँ लात मार आओ ऐसे ससुराल वालों को, खुदा की कसम ऐसे लोग मैंने कभी नहीं देखे, वगैरह वगैरह। और उनकी बातों से मैं खून का घूंट पीकर रह जाता। तानिया की मोहब्बत में मैं कर भी क्या सकता था, वो तो मेरे लिए दिलो जान से भी बढ़कर थी और इसी वजह से मैं सबकी बातों को बर्दाश्त करता और माथे पर बल भी ना डालता कि कहीं मेरी परेशानी की वजह से तानिया टेंशन में ना आ जाए। अगर 2 साल से हमारी शादी कायम थी तो मेरे और तानिया की बर्दाश्त की वजह से ही कायम थी। ये 2 साल हमारी जिंदगी के बदतरीन साल थे। तीसरे साल एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। शादी के 3 बरस हो जाने के बावजूद हमारी कोई औलाद नहीं थी और अब मेरे घर वालों को एक वारिस चाहिए था। बच्चे की ख्वाहिश तो मुझे और तानिया को भी थी, लेकिन अम्मी का मुतालबा पूरा करने में मैं सोच भी नहीं सकता था। अम्मी का कहना था कि अब इस मनहूस मारी तानिया से मुझे कोई औलाद नहीं मिलने वाली, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। और सबसे दिलचस्प और अजीब बात तो ये थी कि तानिया की अम्मी भी तानिया को यही सबक पढ़ाती थी कि तानिया को मुझसे तलाक ले लेनी चाहिए क्योंकि मुझ में ही कोई कमी है। उन हालात में हम दोनों मियाँ बीवी को चकरा कर रख दिया गया था। उन्हीं टेंशन के दिनों तानिया ने मुझसे कहा कि जवाद हमें उदय लाल शंकर के दरबार में जाना चाहिए, वहां से कोई नामुराद होकर वापस नहीं आता। तानिया की बात सुनकर मैं हैरत और गुस्से से बोला, तानिया मैं तो ऐसी तोहमात पर यकीन नहीं करता। जब हमारी किस्मत में औलाद हुई तो हमें मिल जाएगी और मुझे तुम पर हैरत हो रही है कि तुम भी ऐसी बातों पर यकीन कर बैठी हो। जवाद तुम फिर भी सोच लो। तानिया ने कहना चाहा तो मैंने उसकी बात फौरन ही काट दी। तानिया ऐसा नामुमकिन है, तुम ये बात अपने दिमाग से खुरच कर निकाल दो। ये सुनकर उसका मूड ऑफ हो गया और वो कुछ कहे बिना सो गई। ये फर्स्ट टाइम हमारे दरमियान बहस हुई थी और मुझे अफसोस भी होने लगा था। 2 दिन बाद वो अपने मेके वालों से मिलने मुझे ले जाना चाहती थी। मैं उसको छोड़ने उसके साथ गया। हम जैसे ही उसके घर में दाखिल हुए उसकी अम्मी बोली, तानिया बेटी शुक्र है कि तुम आ गई, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी और मुझे तुम्हारी याद भी आ रही थी। ऐसी क्या जरूरी बातें करनी थी अम्मी आपने? तानिया ने मेरे हमरा अपनी अम्मी की तरफ बढ़ते हुए बोला। बैठो बेटा, आंटी ने तानिया से कहा। मुझे यूं इग्नोर कर दिया जैसे मैं वहां पर हूं ही नहीं। बुरा तो मुझे बहुत लगा, लेकिन मैं तानिया की खातिर बर्दाश्त कर गया। वो बोली, बेटी मुझे अब ये तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं जाता। ससुराल वालों ने तुम पर जुल्म का पहाड़ तोड़ रखा है और सबसे बढ़कर तुम्हारे शोहर को तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं। तुम खुद पर नजर डालो, कितनी तुम खूबसूरत हो। तुम्हारे एक इशारे पर कंवारे लड़कों की लाइन लग जाएगी। तुम्हारे शोहर में जो कमी है वो किसी सूरत दूर नहीं हो सकती अब, और फिर तुम औलाद से महरूम रहोगी सारी जिंदगी।
मेरे पास कई लड़कों की तस्वीरें हैं जो कि अब भी तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक को पसंद कर लो और दर्द भरी परेशान कुन जिंदगी से निजात हासिल कर लो। मेरे लिए लड़कों की तस्वीरें? क्या मतलब अम्मी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। और किस सिलसिले में मैं देखूं ये तस्वीरें? किस सिलसिले में भला? तुम्हारे लिए लड़कों की तस्वीरें? जाहिर ही सी बात है कि तुम्हारी शादी के लिए कह रही हूँ। आंटी ने ऐसे बोला जैसे उनके लिए ये अल्फाज बहुत नॉर्मल से थे। वट रबिश, ये क्या कह रही हैं आप? क्या आपको नहीं मालूम कि तानिया मेरी बीवी है और आप इसके लिए लड़के देख रही हैं? ये क्या बकवास है। मैं तो गुस्से की वजह से अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख पाया, निहायत बदतमीजी से बोला। लेकिन आंटी पर मेरी बातों का तो रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ और वो पुरसुकून लहजे में मुझसे मुखातिब होकर बोली, तानिया आज तुम्हारी बीवी है, कल नहीं होगी। मैंने तो सिरे से ही इस शादी को कभी माना ही नहीं, क्योंकि मुझे तो रोजे अव्वल से ही पता था कि मेरी बच्ची तुम जैसे जाहिल लोगों के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। और अब तानिया को भी ये पता चल चुका है कि तुम जैसे खोखले मर्द के साथ रहकर उसे सवाए तकलीफों के और कुछ नहीं मिलने वाला। उनकी तल्ख बातें तो मुझे अंदर तक सुलगा गई। मैं उस वक्त उनकी छत के नीचे बैठा हुआ था, इसलिए मैं उनसे कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझ रहा था और तानिया को मैंने कलाई से पकड़कर घर से बाहर निकाल आया। मुझे उस माँ पर हैरत हो रही थी जो अपनी बेटी का घर खुद बर्बाद करने पर तुली हुई थी। तानिया मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में उस वक्त आंधी चल रही थी, इसलिए मुझे नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कहना चाह रही है। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने गाड़ी को स्टार्ट करते हुए कहा, तानिया कहाँ है उदयलाल शंकर का दरबार? कौन सी जगह पे है? चलो वहां चलते हैं। उस वक्त तानिया की आंखों से ज़ारों कतार आंसू बह रहे थे। मेरी बात सुनकर उसने हैरत और खुशी से मुझे देखा और बोली, तुम जाने के लिए तैयार हो? मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन तुम पहले अपना ये रोना धोना बंद करो प्लीज। तानिया ने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुझे रास्ता समझाने लगी। दरबार में काफी लोग आए हुए थे जो कि चढ़ावे चढ़ा रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे। मैंने भी 1000 का चढ़ावा चढ़ाया और तानिया ने वहां दुआ की और कोई मन्नत मांगी और दरबार से एक चुटकी मिट्टी उठाकर खाई। फिर मैं और तानिया वापस आ गए। घर में मेरी अम्मी ने शोर मचाया हुआ था, लो जी, अब इन लोगों को सैर सपाटों की पड़ी हुई है, घर की जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है। अब मैं इन बूढ़ी हड्डियों से इस घर का काम करूं? एक बेटा खुदा ने दिया और वो भी जोरू का गुलाम। मैं अम्मी को चुप करवाने की कोशिश करने लगा और तानिया जल्दी जल्दी सारे काम समेटने लगी। 2 दिन बाद पूरे घर में ऐसी ही बोरियत छाई रही। ऑफिस से वापस घर आने का दिल ही नहीं करता था। खैर, जैसे तैसे करके वक्त का पहिया चलता रहा और फिर दूसरे माह तानिया ने खुशखबरी सुना डाली, जिसे सुनकर पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अम्मी का चिड़चिड़ापन 9 तो 11 हो गया और मेरी शादीशुदा बहन भी फौरन हमारे घर आ गई। वो तानिया जिसको हर पल जली कटी सुनाई जाती थी, कामचोर हड हराम जैसे खताबात से नवाजा जाता था, अब उसी तानिया को सर आंखों पर बिठाया जा रहा था। अम्मी उसको बिस्तर से पांव भी नहीं नीचे रखने देती थी। जिंदगी एकदम पुरसकून हो गई थी। मेरा और तानिया का सब्र रंग ला रहा था। वक्त का काम होता है गुजरना, इसीलिए ये बिना किसी परवाह किए गुजरा जा रहा था। ये अलग बात है कि अच्छा वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है और बुरे वक्त का एक एक पल सदियों के बराबर महसूस होता है। हमारी जिंदगी के 3 बरस कैसे गुजरे थे ये हम और हमारा खुदा ही जान सकता है, लेकिन खुशी के वो अयाम बहुत तेज रफ्तारी से गुजर रहे थे। मुझे अपने बच्चे को गोद में खिलाने के लिए कुछ ही दिन रह गए थे और सारे खानदान वाले तानिया का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे थे। एक दिन तानिया ने मुझसे कहा, जवाद, मैं एक मर्तबा फिर उदयलाल शंकर के दरबार में जाना चाहती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, तानिया, हम बच्चे की पैदाइश के बाद चले जाएंगे। नहीं, पर मैं आज ही जाना चाहती हूँ जवाद, प्लीज मेरी बात मान लो। दरबार यहाँ से ज्यादा दूर तो नहीं है ना? मैं उदयलाल शंकर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनकी वजह से मेरे यहाँ बच्चे की वलादत होने जा रही है और उन्हीं की वजह से मैं माँ के मर्तबे पर फाइज हो रही हूँ। हमारी खजा रसीदा जिंदगी में ये जो बाहर के फूल नई कोंपलों की मानित फूटे हैं, ये उदयलाल शंकर ही की मेहरबानी है। उनके दरबार में एक मर्तबा फिर हाजिरी देना चाहती हूँ प्लीज। तानिया इल्तिजाइया लहजे में मुझे मुसलसल जाने पर फोर्स कर रही थी और मैं भी उसकी बातों में आके बेबस हो गया और उसकी बात मान ली। लेकिन जब अम्मी को पता चला तो उन्होंने थोड़ा सा हंगामा किया कि बिल्कुल आखिरी दिन है, इसकी तबीयत कहीं खराब ना हो जाए सफर में। लेकिन तानिया की जिद के आगे अम्मी भी हार मान गई। हम दरबार में चले गए। वहाँ पहले की तरह तानिया ने वहाँ की मिट्टी खाई, फिर अपने और अपने होने वाले बच्चे की सेहत के लिए मन्नत मानी। जिस वक्त हम वहाँ से निकले थे उस वक्त असर का वक्त था, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे आए तो आसमान पर काले बादल छा गए और शाम से भी पहले रात का समा हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया।
मैं खौफजदा तो बहुत हो रहा था, लेकिन तानिया के हौसले को मजबूत करने के लिए मैं उसके सामने यूं जाहिर कर रहा था जैसे मैं बिल्कुल खौफजदा नहीं हूँ। हमारे शहर से उदयलाल शंकर का दरबार आगे था और शहर को जाने के लिए दो रास्ते निकलते थे जो कि एक साथ दाएं बाएं वाक़ थे। बाएं रास्ते में जनूब की तरफ मोड़ काटते हुए रास्ता सीधा शहर की तरफ जाता था और दाएं जानिब जाने से जंगल की हदूद शुरू होती थी। अंधेरे की वजह से गाड़ी ड्राइव करनी भी मुश्किल हो रही थी और साथ में मैं तानिया को दिलासा भी दे रहा था, इसलिए मुझे रास्ते का पता ही नहीं चला और मैंने गलती से गाड़ी दाईं जानिब मोड़ ली और हम जंगल की हदूद में काफी हद तक आगे निकल गए। तब मुझे उस बात का एहसास हुआ कि हम तो बुरी तरह रास्ता भटक गए हैं। रास्ते में तानिया की कंडीशन बहुत नाजुक हो गई। मैं उस वक्त अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रहा था, ताहम मैं बहुत स्लो स्पीड में गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि शायद किसी तरफ से कोई मदद मिल जाए, कहीं आबादी नजर आ जाए और यह हकीकत है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमारी गाड़ी जंगल क्रॉस करके एक बहुत वसी कब्रिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। कब्रिस्तान के इर्द गिर्द टंडोमंड दरख्तों और झाड़ियों की बहुतायत थी। बाकी सारा माहौल अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन कब्रिस्तान में एक तरफ अजीब सी हल्की हल्की जर्द रंग की रोशनी फैली हुई थी। अब तानिया की तबीयत नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। वैसे कब्रिस्तान में सूखे पत्तों का अंबार पड़ा हुआ था। अचानक मैंने एक जगह गाड़ी रोक दी क्योंकि मुझे अंदाजा हुआ गालिबन वो कोई इंसान या जानवर था जो इस तरफ आ रहा था। मैंने अपनी गाड़ी इसलिए रोकी थी कि हो सकता है वो इंसान ही हो और हमारी कोई मदद कर सके। चंद सेकंड बाद मैंने उस इंसान को देख लिया। वो कोई औरत थी। उसने ढीला ढाला सब्ज रंग का ओवरकोट नुमा कोई लिबास पहन रखा था और कमर तक आते हुए उसके बाल हवा के दोष पर लहराकर उसके चेहरे के साथ अटकेलियां कर रहे थे। वो मेरी गाड़ी के पास आई और मुझसे मुखातब होकर बोली, अपनी बीवी को संभालो और मेरे पीछे आओ। उसकी आवाज इतनी हिप्नोटाइज कर देने वाली थी कि उस वक्त मैंने किसी मामूल की तरह तानिया को सहारा दिया और उस औरत के पीछे चलने लगा। वो सिर्फ 2 मिनट का रास्ता था। कब्रिस्तान को पार करने के बाद एक झोंपड़ी थी और वो औरत तानिया को लेकर उस झोंपड़ी में चली गई। मुझे बाहर इंतजार करने का कह दिया। मैं बाहर क्या, बिल्कुल उस वहशतनाक कब्रिस्तान के सामने खड़ा था। कब्रिस्तान में कई कब्रों के कुत्ते गिरे हुए थे और कई कब्रों के आसपास नीम और शीशम के दरख्त थे। थोड़ी देर बाद वो औरत बाहर आई और मुझे अंदर झोंपड़ी में हाथ के इशारे से बुलाया। उस झोंपड़ी में 2 चारपाइयां पड़ी हुई थीं। एक तरफ कुछ बर्तनों के साथ मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। चारपाई पर तानिया मधोशी की हालत में आंखें मूंदे लेटी हुई थी। उसके पहलू में काले कपड़े में लपेटा हुआ एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा था। मैंने आगे बढ़कर अपने बच्चे को आगोश में भर लिया। वो मुसलसल आंखें बिना झपके मुझे घूरे जा रहा था। मुझे उस नौमौलूद बच्चे पर हैरत हो रही थी। फिर अचानक उस बच्चे ने आंखें बंद कर ली। उस औरत की कोयल जैसी आवाज झोंपड़ी में गूंजी, यकीनन आप थक गए होंगे, बराए करम दूसरी चारपाई पर आप सो जाएं। न जाने उसकी आवाज में ऐसी क्या बात थी कि मैंने एक मामूल की तरह उसकी बात मान ली और चारपाई पर लेट गया। नींद मुझ पर जल्दी मेहरबान हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दिन चढ़ आया था। तानिया चारपाई पर अभी तक सो रही थी। उस औरत और मेरे बच्चे का कहीं नामो निशान तक न था। मैंने अपने आसपास देखा। मेरे तकिए के नीचे एक कागज पड़ा हुआ था जिसका थोड़ा सा सिरा तकिए के बाहर था। मैंने फोल्ड किया हुआ कागज निकाला और उसको खोलकर पढ़ने लगा। बहुत ही खुशखत कर लिखा हुआ था, जवाद तुम यकीनन सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ। इस वीरानो सुनसान जगह पर मेरा क्या काम है। तुम्हारे दिमाग में तो रात को भी ये सवालात आ रहे थे, लेकिन रात को मैंने अपने इल्म के सहर से तुम्हारे दिमाग को सुन कर दिया था। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बीवी को उदयलाल शंकर के दरबार पर देखा था जब तुम्हारी बीवी अपनी गोद हरी करने के लिए वहाँ मन्नत मानने आई थी। उस दरबार में एक बहुत बड़ा दरख्त है। मेरा बसेरा वहीं पर है। मैं एक जिनजाती हूँ। तुम्हारी बीवी अल्लाह पर तवक्कल करने की बजाय उस उदयलाल शंकर के दरबार पर आई। वहाँ आकर रो रो कर उदयलाल शंकर से अपनी गोद हरी करने के लिए दुआएं मांगने लगी, मन्नतें मांगने लगी। फिर वहाँ की मिट्टी खाई कि जैसे ही ये मिट्टी उसके पेट में जाएगी उसकी सोनी कोख हरी हो जाएगी। इस बच्चे के लिए तुमने और तुम्हारी बीवी ने कभी खुदा के सामने फरियाद नहीं की, बल्कि उस ढोंगी दरबार गए जिसने लोगों को गुमराही के रास्ते पर डाला हुआ है। तुम्हारी बीवी ने तो उस ढोंगी दरबार से मदद मांगी, लेकिन खुदा ने तुम्हारी इस बागियाना हरकत को नजरअंदाज करते हुए तुम्हें खुश किया। बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के तुम्हारी बीवी फिर आखिरी अयाम में उदयलाल शंकर के दरबार में आई और उस होने वाले बच्चे को उसी की ताकतों का करिश्मा जाना। अफसोस है तुम लोगों पर, क्योंकि अब उस दरबार पर हमारा बसेरा है, तो वहाँ पर मन्नत का माना हुआ बच्चा भी ये हमारा ही है। यही तुम्हारी सजा है। तुम अब कभी अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाओगे। मैं इस बच्चे को अब अपनी दुनिया में लेकर जा रही हूँ।
वो सब कुछ पढ़कर तो मेरी आंखों से आंसू गिरे। तानिया भी उस वक्त तक उठ चुकी थी। उसने भी सफा पढ़ा और ज़ारो कतार रोने लगी। तकदीर ने हमें ऐसी भयानक सजा दी थी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। मेरी बीवी और मुझे बहुत पशेमानी हो रही थी।